दोस्तों ये कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पार्ट 1 को वहां से देख सकते हैं। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही रात हुई मैंने उस जूनियर डॉक्टर की ड्रेस पहन ली। मुझे मधु के कमरे में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। पहले तो मैंने जैसे ही मधु के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, एक नर्स भागकर मेरे पास आई और मुझे अंदर जाने से रोकने लगी। मैं उसके जाने के बाद आराम से मधु के कमरे में चला गया, मगर यह क्या, मेरे तो कदमों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मधु का बेड तो खाली था। वहाँ तो मधु का नामो निशान नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचा कि आखिर मधु जा कहाँ सकती है। मैं वैसे ही बाहर निकल आया। मैंने जूनियर डॉक्टर से मधु के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस नर्स के पास गया जो मधु के कमरे के बाहर चक्कर लगाती थी। मैंने उससे पूछा कि कमरे का मरीज कहाँ है, तो वह बोली जहाँ रोज जाती है आज भी वहीं गई है। मुझे लगा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुन पाऊंगा। मैंने धड़कते दिल के साथ उस नर्स से पूछा आखिर वह कहाँ जाती है। तो नर्स मुस्कुराकर बोली ज़्यादा होशियार मत बनिए, आप भी तो सब कुछ जानते हैं। मुझे क्यों फंसा रहे हैं, अपना हिस्सा आप भी तो ले रहे हैं। यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैंने जूनियर डॉक्टर की वर्दी उसे वापस कर दी और खुद अपने कपड़े पहनकर वापस अस्पताल की बेंच पर जा बैठा। मैंने पलक तक नहीं झपकी। मैं देखना चाहता था कि आखिर मधु कहाँ से वापस आएगी, लेकिन सुबह 9 बज गए थे। मधु अस्पताल में नहीं आई। एक नर्स मेरे पास से गुजरी तो मैंने उससे कहा मैं अपनी पत्नी से मिलकर ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो वह बोली जी आप जाकर मिल लें, आपके पास 10 मिनट हैं। इजाज़त मिलते ही बड़ी तेज़ी से मधु के कमरे में दाखिल हुआ। मधु अपने बेड पर मौजूद थी। उसने आज फिर से कपड़े चेंज किए हुए थे और हर रोज़ की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशान थे। अब मेरे समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि जो कोई भी मधु को रात में बिस्तर से अगवा करता है वह उसको अस्पताल के पीछे दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने यही फैसला कर लिया था कि अब मैं अस्पताल के पीछे दरवाजे की निगरानी करूंगा। मैंने अस्पताल वालों के साथ एक चाल चलने की कोशिश की। मैं मधु के कमरे में गया। वहाँ मैं 10 मिनट से ज़्यादा रुका तो मुझे पता था कि अब मुझे कोई डॉक्टर यहाँ से निकालने के लिए ज़रूर आएगा। और मेरी सोच के मुताबिक 12 मिनट पर एक डॉक्टर उस कमरे में आया और बोला सर अब आपको यहाँ से जाना होगा, मरीज के पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। डॉक्टर साहब मैं 2-3 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं अस्पताल के चक्कर नहीं लगा पाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। डॉक्टर ने मधु का ख्याल रखने के लिए मुझे यकीन दिलाया। तो मैं उनसे मिलकर अस्पताल से बाहर निकलकर ऑफिस चला गया और शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर अस्पताल के पीछे हिस्से में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी ही देर गुजरी होगी जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख मेरा दिल ही बैठ गया। मधु अपने कदमों पर अस्पताल से बाहर निकल रही थी और फिर वह एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस लम्हे को मैं बहुत तकलीफ से गुजार रहा था। दुख, दर्द, परेशानी, हर चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरा मधु के पीछे जाना भी ज़रूरी था। इसलिए मैं मधु की गाड़ी का पीछा करने लगा। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, जो मुझे सदमे पर सदमा मिल रहा था। मधु की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहां पहुंचा जहां उसको निकालकर अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। मैंने उसको इज्जत दी थी, अपने घर की सुरक्षित 4 दीवारी दी थी, मगर उसने क्या किया, वह तो जिस गंदे से निकली थी फिर उसी गंदे में वापस लौट गई। जब मधु कोठे में दाखिल हो गई तो उसके 10-15 मिनट बाद मैं भी कोठे में दाखिल हो गया। मैंने अपना भेष इस कदर बदल रखा था कि मुझे कोई भी पहचान नहीं सकता था।
अब हुआ यूं कि जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो मधु नाच रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर मधु को एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता था आखिर मधु ये सब क्यों कर रही थी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। अगर उसे नाचने का इतना ही शौक था तो उसने मेरे सामने अच्छाई का ड्रामा क्यों किया। डांस देर तक चलता रहा। सुबह 4 बजे करीब सभी अपने अपने घरों में वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहां से ना उठा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उठकर मधु के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो वह मुझे देखकर हैरान हो गई। उसका चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, मधु, अगर तुम ये सब छोड़ नहीं सकती थी तो तुमने क्यों मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने अपने माँ बाप का दिल भी दुखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरी नहीं हुई। मधु भी रोने लगी थी। रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत होती ही नहीं है। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी। अब मुझे किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इज्जत की ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मजबूर होकर फिर से कोठे पर आ गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे भी तो बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, तुमने यह सब किया क्यों। तुमसे पहले एक सेठ मेरी ज़िंदगी में आया था, वह भी मेरे डांस का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया था। सविता उसे जान दे बैठी थी कि मैं उसके सिवा किसी और के सामने नहीं नाचूंगी। मगर फिर अचानक वह सेठ गायब हो गया। उसने मेरे लिए पैसे भेजने छोड़ दिए थे। सविता ने 2 महीने इंतजार किया, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने मुझसे एक बार फिर भरी महफिल में डांस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक दिन मेरा डांस देखने आए थे। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे। फिर यूं हुआ कि हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई और फिर तुमने 7 लाख रुपए देकर मुझे खरीद लिया। लेकिन हमारी शादी के 2 महीने बाद ही वह सेठ भी वापस आ गया। उसने सविता मैम से कहा, अगर मैं दोबारा डांस नहीं करने लगी तो मधु के पति को जान से मरवा देगा। सविता के भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डलवा देगा। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति ही मुझसे छिन जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस सेठ की बात मानी। मुझे जैसा कहता गया मैं वैसा ही करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात सिर्फ मेरे सामने नाचूं। इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना किया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। फिर मैंने अस्पताल की नर्सों को भी अपने साथ मिला लिया था। सेठ के कहने पर मैंने फिर से कोठे पर नाचना शुरू कर दिया था ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए यही काफ़ी था कि तुम हर रोज़ 10 मिनट के लिए मेरे पास आते थे। मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी, तुम्हारी खबर मुझ तक पहुंच जाती थी। मैंने मधु से पूछा, तुम बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो वह रोती हुई बोली, अब इज्जत की ज़िंदगी का मज़ा चख चुकी हूँ और अब मुझे यह मजबूरी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि सेठ फिर से कहीं गायब हो जाए और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं। मैंने मधु का हाथ पकड़कर कहा कि मेरी एक बात तुम याद रखना, बाहर के लोग उस इंसान को ही तोड़ने में कामयाब होते हैं जो अपने घर वालों से बातें छुपाता है। अगर तुम सेठ वाली बात मुझसे पहले बता देती तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। मैंने मधु को तसल्ली दी। उस सेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और फिर उसे पुलिस उठा ले गई। अब मैं अपने वादे के मुताबिक वापस गांव चला गया। मेरे माँ बाप ने भी खुले दिल से मधु को बहू स्वीकार कर लिया और फिर मधु ने गांव के माहौल को अपना लिया। इस तरह मधु और मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से सही रास्ते पर आ गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।